बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म आराई। नाज़रीन, चलास के, गिलगित बल्तिस्तान के और कराक्रम हाईवे के क्या हाल अहवाल है। नाज़रीन, चलास में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हुई कल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बहुत शदीद बारिशें हुई हैं। लैंडस्लाइडिंग हुई चलास में और फेरी मेडोज़ जो ट्रैक है वो सयाहों के लिए बंद कर दी और बहुत सारे सयाह फंस चुके हैं वहाँ पर, और फेरी मेडोज़ ट्रैक जो है वो बंद हो गई है। अच्छा, जो पिछले दिनों जो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी, लैंडस्लाइडिंग थी, मज़ीद भी लैंडस्लाइडिंग जो है वहाँ पर हुई हैं और बहुत सारे सयाह उसमें फंस गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सयाहों को जब एक दफ़ा वार्निंग जारी कर दी गई है उसके बावजूद भी सयाह उस तरफ का रुख क्यों करते हैं। आखिर क्या वजह है कि सयाह बाज नहीं आते, जान की परवाह नहीं करते। एक एडवेंचरस सा माहौल है। मतलब आपको अपनी जान की अगर परवाह नहीं है तो आप मतलब अपने बच्चे, बीवी बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का ख्याल कीजिए और ऐसे मकामात का रुख हरगिज़ ना कीजिए जहाँ पर लैंडस्लाइड्स के ख़तरे हों। जबकि महकमा मौसमियात बारहा आगाह कर चुका है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बशमूल सिंध जो है वो शदीद बारिशों का ख़दशा है। सिंध में बारिशें नहीं हो रही इतनी जितना महकमा मौसम बताता है, लेकिन जो हमारे अपर एरियाज़ है वहाँ पर बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं। जब पंजाब भर में बारिशें जो है ना उसका सिलसिला इसी तरह जारी है। अब अगर हम बात करें कि पिछले दिनों जो वहाँ पर अम्बात हुई, हादसात हुए, गाड़ियाँ फंसी, जो बहुत सारे सयाह जो है वो उसमें फंस गए थे, उनकी सूरत हाल क्या है। हमने लास्ट टाइम भी अकील हुसैन बाकरी साहब से बात की थी, उन्होंने हमें तफसीलात से आगाह किया था। हम कोशिश करेंगे कि उनसे मज़ीद तफसीलात जानें। और जो सयाह हैं, जो सयाह बह गए थे पानी में गाड़ियों समेत, और तो उनके क्या अहवाल, उनकी बॉडीज़ मिली नहीं मिली, उनकी बाक़ियात मिली नहीं मिले, मौजज़ाना तौर पर कोई वहाँ बचा या नहीं बचा। नाज़रीन, इसके ऊपर हम आपसे आगाह करेंगे। मज़ीद जो अगली ख़बर है वो ये है कि सिंध में अगर हम बात करें, जो हमारा इंटीरियर सिंध है, हमारा पूरा सिंध, कराची समेत पूरा सिंध है, लेकिन कराची के अलावा जो देही सिंध है, अगर हम बात करें देही सिंध में, ख़ास तौर पर देही सिंध की अगर हम बात करें तो देही सिंध में 234 से ज़ायद जो स्कूल हैं, वो 234 से ज़ायद स्कूल हैं, वो उनमें जो है वो उनकी इमारतें जो है मखदूश हो चुकी हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिलहाल हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। जो चलास की सूरत हाल है, KPK की सूरत, चलास की सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है। बहुत सारे घर बह गए, बहुत सारे लोग कारोबार से महरूम हो गए, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जानों से चले गए। इसके अहवाल जानते हैं, कोशिश करेंगे अकील हुसैन बाकरी साहब से रब्ता करें। लेकिन नाज़रीन, बात अगर हम करें कि पंजाब साइड की, वहाँ पर भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बाप बेटी जो है वो बह गए थे गाड़ी समेत और अभी तक उनका सुराग भी नहीं मिल सका, जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में, बरसाती रेले में बह गए थे। उनका भी अभी तक सुराग नहीं मिल सका। अच्छा, इसी तरह एक बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो जो सयाह हैं उनकी फैमिलीज़ वहाँ बरसाती नालों में बह गई, लैंडस्लाइडिंग में बह गई। उनकी जो लाशें हैं अभी तक मिली या नहीं मिली। एक छोटा बच्चा की लाश जो है ना वो मिली थी पिछले दिनों, और बड़ा अफसोस का वाक़या था और बहुत अफसोस का मकाम था कि वहाँ पर जो है ना बहुत अफसोस की, मतलब वो माहौल बहुत अफसोसनाक था जिसमें वो बच्चे की जब लाश देखी गई तो बड़ा अफसोस हुआ। नाज़रीन, अकील हुसैन बाकरी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया अकील हुसैन बाकरी साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आप हमें बताएंगे कि कल और परसों जो बारिशें वहाँ पर हुई हैं उसमें मज़ीद लैंडस्लाइडिंग हुई और कुछ शाहराएँ दोबारा बंद हो गई। पिछला ऑपरेशन जारी था लेकिन कुछ शाहराएँ मज़ीद बंद हो गई। अभी सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आज फिर दोबारा एक लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो कराक्रम हाईवे है वो ये थोड़ के मीनार के मकाम पर जो है ये रोड एक बार फिर दोबारा ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से भी रास्ता सड़कों को बहाल करने के लिए और फिर कराक्रम हाईवे को उस जगह से साफ करने के लिए, बहाल करने के लिए कोशिशें तेज की गई है। अगर नुकसानात के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक गिलगित बल्तिस्तान में 9 डेथ कंफर्म हो चुकी है। उसमें 2 बच्चे हैं और 2 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि ये तादाद जो है इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि अभी भी हुकूमत के बकौल जो है वो 10 से 12 अफराद लापता हैं, जबकि ये तादाद से तकरीबन 15 के करीब जो है अभी तक लोग के लापता होने के इतलात सामने आ रही है। तो इसमें डेड बॉडीज में जो है मजीद इजाफा होने के इम्कान ज्यादा है।
और इसके साथ साथ अब तक जो है गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह ये सैलाब की वजह से तबाकारियां सैलाब की जारी हैं और गांच, गिलगित और ये बाबूसर का एरिया, दियामर के मुख्तलिफ इलाके ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं। गिजर फिर अस्तोर के एरिया में भी यही सैलाब की वजह से खातून की डेथ भी अस्तोर में हो चुकी है। तो अब तक टोटल तकरीबन 500 से जायद घर जो हैं इस सैलाब की जद में आकर तबाह हो चुके हैं और इसके अलावा तकरीबन 27 के करीब जो पुल हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इसके अलावा तकरीबन 15 के करीब मुख्तलिफ मकामात पर जो है राबता सड़कें ब्लॉक होने की वजह से टूरिस्ट के लिए भी और मकामी लोगों के लिए भी काफी दुश्वारियों का सामना है। और इस वक्त जो है तकरीबन 500 के करीब जो सयाह थे वो जगह जगह फंसे हुए थे, उनको वहां से फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए पाक के आर्मी के जवानों के साथ साथ पुलिस और फिर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का तो किरदार बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन मकामी लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करते हुए उन जो फंसे हुए सयाह हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए वो इस वक्त सफे अव्वल में मकामी जो शहरी और नौजवान है वो नजर आ रहे हैं। तो तबाकारियां अभी भी सैलाब की जारी हैं और ये सूरत हाल जो है हुकूमत की जानिब से भी इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है। C-130 के जरिए जो है फौरी तौर पर कई सयाह को गिलगित से इस्लामाबाद मूव करने की भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि सयाहों को गिलगित से इस्लामाबाद मूव करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं, पिछले कई दिनों से ऑपरेशन और ये सरगर्मियां जारी हैं, क्या अभी तक सयाह रुके नहीं उन मकामात पर जाने से जिनकी एडवाइजरी जारी की हुकूमत ने और उनको रोका गया? क्या अभी भी सयाह उस तरफ जा रहे हैं, मजीद आ रहे हैं? क्या सूरत हाल है सयाहों की? अभी तो जगह जगह गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें ब्लॉक होने की वजह से यहाँ से तो टूरिस्ट जो है बहुत ही कम हो चुके हैं और फिर उनको रोका भी जा रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ही जगह जगह बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए इकदाम अभी भी मुख्तलिफ जगहों में जारी हैं और बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस गांच में सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, कड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल जो है इसी तरह दियावर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये तबाही जो है सैलाब की वो अभी भी जारी है। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें मकामी लोगों को भी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमने देखा कि ये सैलाब के दौरान ही हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है कि हम इकदाम उठा रहे हैं और कोशिशें तेज कर चुके हैं, लेकिन कुछ जगहों में दियावर के एरिया में कुछ नाखुशगवार किस्म के वाकयात भी सामने इसी दौरान आ चुके हैं। तांगीर में एक एहतजाजी मुजाहरा था जिसमें मकामी लोग एहतजाज कर रहे थे इन्हीं इश्यूज को लेकर। वहां ये हमारे जराये का कहना है कि वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर्ग के जो भतीजे और उसके जो चाहने वाले हैं उनकी जानिब से उस जो तांगीर के एहतजाज करने वाले लोगों पर दावा बोला गया और उनको फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करने की कोशिश करवाई गई और उस पर काफी जो है तसादुम, हाथपाई और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया जा चुका है। तो ये अब से कुछ देर पहले ये दिन के तकरीबन ये वाकया एग्जैक्टली कहाँ पेश आया? ये तांगीर के एरिया में पेश आया है जो वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। अच्छा, ओके, तांगीर के एरिया में पेश आया और वहां पर जबरी तौर पर एहतजाज खत्म करवाने के लिए कार्रवाइयां की गई। हाँ जी बिल्कुल, उनके बाकायदा ये फुटेज भी सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुकी हैं और इसमें जराये का ये कहना है कि उसमें ये वाकया पेश आने के बाद फौरी तौर पर रोकने की तो कोशिश की गई है, लेकिन लोग भी बहुत ज्यादा मुश्तइल थे। तो इसी तरह गिलगित में हमने देखा कि गिलगित के मुजाफाती एरियाज में जो लोग फंस गए थे मकामी लोग, वो उनका ये कहना है बाकायदा वीडियो जारी करके कि हमें रेस्क्यू नहीं किया गया, हम अपनी मदद आपके तहत जो है मकामी रजाकारों की मदद से हमने मुख्तलिफ जगहों में ब्लॉक एरिया को क्रॉस करके हम नीचे आबादी के एरिया पर आ चुके हैं। तो उनकी जानिब से भी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। अभी तक के गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो बाबूसर टाप के एरिया पर जो महान नुकसान हो चुके हैं उनके तखमीने के लिए टीमें जो है वो तश्कील दी गई है और साथ साथ वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने उन पर आफतजदा करार देते हुए इक़दाम फौरी तौर पर उठाने के हवाले से तो बयान दे चुके हैं। लेकिन साथ साथ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल बल्तिस्तान के एरिया में भी जो तबाही हो चुकी है फौरी तौर पर इक़दाम करने की अशद जरूरत है और सबसे ज्यादा इफेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त वो जिला दियामर है और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का अपना हल्का है, अपना एरिया है, उसको इक़दाम उठाने की जरूरत है। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम इस जगह में ये है कि यही सैलाब के सूरत हाल के दौरान ही गुज़िश्ता रोज 2 कोऑर्डिनेटर्स जो हैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी टीम में इजाफा कर दिया है। 2 कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। हालांकि इस मौके पर जो है जो सैलाब ज़दगान है उनको फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने उनके लिए इक़दाम उठाने के बजाय
कोऑर्डिनेटरों की तादाद में इजाफा करने के लिए 2 मजीद लोगों को इस वक्त जो है वो तैनात किया गया उनका है। मकसद क्या है कोऑर्डिनेटर की तादाद में इजाफा करने का? आपकी आवाज थोड़ी कट मैंने रही है। कहा कोऑर्डिनेटर्स की तादाद में जो इजाफा किया है, 2 कोऑर्डिनेटर्स और मजीद जो है ना वो शामिल किए गए हैं, तो इनके मकासद क्या हैं? अकील हुसैन साहब की कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। मैं टीम से कहूँगा कि उन्हें दोबारा कॉल की जाए ताकि हम उनसे इस बात की तफसीलात ली जाए। नाज़रीन, दयामर में जो तबाहकारियाँ हुई हैं सबसे ज़्यादा हुई हैं और दयामर में 500 से ज़ायद जो है वो घर ज़ेरे आब आ चुके हैं, सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं। 27 पुल जो हैं वो भी बह गए हैं और जो हलाकतों की तादाद है इसमें सयाह और लोकल लोग शामिल हैं वो तकरीबन 9 हो चुकी हैं, जो 9 हो चुकी हैं, जो कि हुकूमती जो है ना उनकी आदाद शुमार के मुताबिक हलाकतें 9 हो गई हैं। 500 ज़ायद जो है ना वो घर बह गए हैं और 27 पुल जो है वो तबाह हो गए हैं। हमारा हुसैन साहब से रब्ता दोबारा बहाल हो चुका है। अकील हुसैन बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने 2 कोऑर्डिनेटर्स को मज़ीद शामिल किया है अपनी काबीना में, तो बताइएगा कि ये जो 2 कोऑर्डिनेटर शामिल किए हैं इनकी वजूहात और मकासद क्या हैं? मकासद सियासी ही मकासद हैं, वो वादे हैं जो हुकूमत ने उन लोगों से किए हुए हैं और मखसूस शख्सियात से जिनको अब नवाजा जा रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत और वज़ीरा गिलगित बल्तिस्तान की नाहली का एक मुंह बोलता सबूत है कि आपकी कौम, आपके लोग, आपके हल्के के बिलखुसूस दियामर में बाबूसर के एरिया पर जो है लोग इस वक्त सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, उन जगह जगह घर तबाह होने की वजह से परेशान हैं। उनको फैसिलिटेट करने के बजाय आप कोऑर्डिनेटरों की एक पूरी जो फौज आप भर्ती कर रहे हैं, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर जो है एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सिवाय वफादारी निभाने के ग्राउंड में अवाम के लिए यानी कोऑर्डिनेट करते हुए हमें नजर कहीं नहीं आ रहे। अभी जो ऑलरेडी इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं, बताएं इस वक्त जो है कौन मुतहरिक नजर आ रहा है? सिवाय एक वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान ने फैजुल्लाह फराग साहब को अपडेट दे रहे हैं, बाकी कोऑर्डिनेटर्स कहां आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ तो मुंतखब नुमाइंदे नजर नहीं आते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स तो दूर की बात है। बदकिस्मती यही है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि फैजुल्लाह फराग साहब जो है वो फिर भी ग्राउंड पर नजर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो नजर भी नहीं आते, बात भी नहीं करते, बल्कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो फैजुल्लाह फराग साहब ग्राउंड में तो खैर नहीं है, लेकिन बतौर तर्जुमान वो अपना काम कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ये है कि जो दीगर नुमाइंदे हैं, अब ऐसा में कि इसमें इनकी जानिब से कोशिश तेज करना, लोगों के दुखों पर जो है फौरी तौर पर उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए कोशिश तेज करना दूर की बात। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस दियामर के एरिया में ये जो अचानक क्लाउड ब्रेस्ट होना, इतनी बड़ी आफत और मुसीबत अचानक आना, इसकी सबसे बड़ी रीजन और वजह और जिम्मेदार जो है वहां के तमाम मुबासर लोग हैं जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ताकत के बलबूते पर गिलगित बल्तिस्तान में दियामर में सबसे ज्यादा जंगलात थे जिनकी बेदर्दी से कटाई पिछले 10 सालों से मुसलसल जारी थी, जो इस दफा आने वाले इस सैलाब ने भी एक्सपोज करके रख दिया है। वो तामीराती तमाम लकड़ियों को जो जंगलों में काटी गई थी वो इस वक्त बहकर जो है दरिया सिंध के करीब पहुंच चुकी है। तो वहां बासर लोगों ने अंधाधुंध वहां अपनी मर्जी से अपना असर रसूख का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके बेतरेक जंगलों की कटाई करके जो है वहां नेचर के खिलाफ एक उन्होंने जंग की थी और फिर नेचर ने फिर अपने भी एक इंतकामी कार्रवाई वो आपको भी दिखाई दे रही है इस वक्त। तो ये सबसे बड़ी रीजन जो है दियामर में बेदरेक जंगल की कटाई है जिसको रोकने की जरूरत है। इसमें बाद इतलात के मुताबिक जो है वज़ीर आला साहब और हाजी जो गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वो भी नुमाइंदे हैं, रहमत खालिद साहब जो हैं, इन नुमाइंदों के ऊपर भी बातें की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जंगलात की कटाई में जो है इनकी खामोशी ही इनके किरदार को वादे कर रही है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि वो जो जंगलात काटे गए थे उनकी लकड़ियां जो है वो पूरे पाकिस्तान ने वीडियोस की सूरत में देखी, जिनको नहीं भी मालूम था उनको भी पता चला कि वो बहकर आज सिंध में जो है ना वो यहाँ पर आ गई हैं और दरिया सिंध के किनारों पर और बहुत सारे दरियाओं पर वो लकड़ी की जो बह गई है, जो कट के बिक गई है वो तो अलग है, लेकिन जो कटी हुई रखी हुई थी वो जो बह गई है उसके साथ रेलों के साथ वो जो है मुख्तलिफ दरियाओं के किनारों पर आपको नज़र आ रही है।
अच्छा, वहाँ पर मुझे लगता है कि सिग्नल्स का थोड़ा इशू है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से बाकरी साहब की जो कॉल है वो बार बार कट रही है और मैं हमारी टीम जो है वो उनसे रब्ता करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अच्छा जी नाज़रीन, ये बड़ा एक अहम बात है, इन्होंने कहा कि क्लाउड बर्स्ट जो है, अच्छा एक अजीब बात है कि जहाँ पर दरख्त नहीं होते वहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ भी बारिश होती है, वहाँ भी बारिश जो है ना वो इस तरह की तबाही करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर इनका कहना है कि इनका पूरी जिम्मेदारी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ज़ोर और ताकत के हिसाब से, ताकत को इस्तेमाल करते हुए जंगलात की कटाई कर रहे हैं, जिसको आज पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी देख लिया, जो कि कानूनन जुर्म है, कानूनन शर्म, दोनों कानूनन और शरन दोनों तरह से एक जुर्म है और इसकी हरगिज़ कोई भी इजाज़त नहीं देता कि आप जंगल, भरपूर जंगल की लकड़ियां जो हैं उसको काटें। अच्छा, अकील हुसैन बाकरी साहब दोबारा हमसे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अकील हुसैन बाकरी साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस तरह इस वक्त दियामर में, जो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा जंगल रखने वाला एरिया जो है वो हमारा दियामर एरिया है। यहाँ सबसे महंगी दियार की जो लकड़ी होती है, जी हाँ, वो भी दियार में वो मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से इंतहाई बेदर्दी के साथ वहाँ जंगलात की कटाई आज भी जारी है। आप फुटेजेस में आप अगर मैं भी आपके प्रोड्यूसर को मैसेज कर लूंगा, जगह जगह तामीराती लकड़ियां जो हैं वो इस सैलाबी रेले में इस वक्त बहती हुई नजर आकर बिल्कुल नजर आई है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है। बिल्कुल। तो ये तबाही जो है इसमें कौन शामिल है? यही दियामर के 72 लोग हैं। उसकी वजह से आज गरीब लोगों के घर टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और वो फिर भी मौज मस्तियों पे लगे हुए हैं अपनी। अच्छा, ये अभी जिस तरह मेरे पास जो है ना वो गवर्नमेंट के अदाद शुमार है, उसके मुताबिक 500 से ज़्यादा घर जो है वो मुतासिर हुए हैं, तकरीबन तबाह हो गए। तो अब उनकी रिस्टोरेशन का क्या सिनेरियो बनेगा, इस पर दोबारा डेवलपमेंट करने में आपको क्या लगता है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो कितनी मुतहर्रिक है और दोबारा इसको डेवलप करने में कितना अरसा लगेगा? कि अगर ये बारिशें, मानसून का सिलसिला ख़त्म होता है तो दोबारा इसको डेवलप करने में कितना अरसा लगेगा और कितनी जो है ना वो इस मामले में वो सीरियस है गवर्नमेंट कि इसको दोबारा बहाल किया जाए, सब चीज़ों को दोबारा तामीर किया जाए, जो पुल बह गए उनको बहाल किया जाए? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सारी आवाम जो है उनका गुजर बसर कारोबार से, और कारोबार तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ पे सयाह नहीं आएंगे। अगर सयाह नहीं आएंगे तो कारोबार नहीं चलेगा और सयाह उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक तामीरात दोबारा बहाल नहीं होती। बिल्कुल। तो इसमें अगर हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो पिछले साल की कारकर्दगी को देखकर अगर बात की जाए तो मायूसी होती है, क्योंकि पिछले साल भी, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया आपके प्रोग्राम में पिछली दफा, कि कुशनत के मकाम पर, फिर परशिंग के मकाम पर जो तबाही मच चुकी थी, पूरा पूरा गांव जो है वो सैलाब की जद में आकर मुकम्मल तौर पर कुशनत गांव तबाह हो चुका था। फिर इसी तरह जो स्टोर में परशिंग में जो रमखा एक गाँव है वो तबाह हो चुका था, वहां खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा था। यकीन करें आज तक उनसे किए हुए वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार फिर दोबारा जो मुतासरीन हैं, जिनके घर इस सैलाब की जद में आ चुके हैं, ये 500 से जायद घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। जिस तरह आज गांच में जो तबाही हो चुकी है, जिसमें पूरा पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, सैलाब में बह चुका है, घर तबाह हो चुके हैं, तो हुकूमत से उतनी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ऑलरेडी इस हुकूमत की रिट को लेकर, इस हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर ऑलरेडी वो नाकाम दिखाई देती है। पिछले एक साल से गिलगित शहर में ही, जो कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का, वहां ही उनकी रेट और फिर वहां ही कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर कुन है। तो फिर कारकर्दगी से उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर तखमीने की बात की जाए तो ओवरऑल इसमें तकरीबन करोड़ों से बात अब अरबों पे पहुंच चुकी है। अच्छा। जो रोज नुकसान का सामना नजर आ रहा है। तो इसमें जब तक वफाक इन्वॉल्व न हो और जब तक इस पूरे एरिया को आफतजदा करार देकर वफाक इसको फैसिलिटेट न करे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का के नुकसान का अजाला और फिर जो सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जो ब्रिजेस जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, इनको फौरी तौर पर रिस्टोर करके वापस उन टूरिस्ट पॉइंट को एक्टिव करके वहां सयाह आने वाले नेशनल इंटरनेशनल सयाह के लिए वो खोला जाए। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी एक बेमारों की हुकूमत का हो तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा, क्योंकि वज़ीर आला साहब भी वो ऑलरेडी जो है वो बीमार हैं।
उसके साथ गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब भी जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो उनके भी सेहत के इश्यूज बहुत चलते हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान की बदकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान में इतने पढ़े लिखे और संजीदा सियासतदान होने के बावजूद एक सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करके एक मखसूस एक गेम प्लान के तहत ऐसे लोगों को वहां के लोगों के ऊपर मुस्तरद करना, यही एक बहुत बड़ी इम्तहान और एक बहुत बड़ी बदकिस्मती इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकती है। तो कारकर्दगी इसने क्या दिखानी है, जरा देखिए आप, एक साल गुजरने दें, फिर दोबारा आपके किसी प्रोग्राम में जो है ये कारकर्दगी, आज की तबाही और उस वक्त की कारकर्दगी आपके सामने रख लेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका वकील हुसैन बाकरी साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आपके मुताबिक जो है वो हुकूमत किसी भी चीज़ को इस तरह संजीदा नहीं लेती। जो पिछले साल तबाहियाँ हुई थी उनके भी आज तक जो नुकसानात हैं उनका अजाला नहीं हो सका, उनसे किए गए वादे भी अभी तक पूरे नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। अच्छा, इस तरह इन्होंने अर्ज़ किया, इन्होंने फरमाया कि पिछले जो साल के नुकसानात हैं वही उनका भी अभी तक अजाला नहीं हो सका। तो नाज़रीन, अगर पिछले साल के नुकसानात का अजाला अभी तक नहीं हो सका और जो अभी मज़ीद तबाहियाँ हुई हैं, और जिस तरह के उन्होंने बाकरी साहब ने कहा कि अगर फेडरल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करती और इसको आफतज़दा करार देकर इसमें डेवलपमेंट के लिए फ़ंड नहीं देती और मुतहर्रिक नहीं करती जो लोकल गवर्नमेंट है उसको, और संजीदगी से नहीं लेती, तो शायद ये अभी करोड़ों अरबों का नुकसान है और फिर ये शायद खरबों तक पहुँच जाए, क्योंकि नुकसान जो है वो दिन ब दिन उसकी जो कीमत है वो बढ़ती रहती है। और अगर इनको ना किया जाए, आफतज़दा करार देकर फेडरल इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो शायद इसमें बहुत अरसा लग जाएगा और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कारोबार और उनका जितना भी समझ लें इकॉनमी है वो जुड़ी हुई है सयाहों के साथ। सयाह वहाँ जाएंगे, ज़ाहिर है कारोबार चलेगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और सिर्फ पाकिस्तानी सयाह नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं और अभी भी वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो फंसे हुए हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। अभी तक उनका इन्हला नहीं किया जा सका और अभी तक उनको महफूज मकामात पर नहीं पहुँचाया जा सका, और जिस तरह के रास्ते बंद हो चुके हैं, मज़ीद लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आज भी लैंडस्लाइडिंग हुई, बारिशें जो है वो भरपूर हो रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत नायली है और ये टोटली जो है ना ये सारा इसका कह लें कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि जब आप सयाहों को इजाज़त देते हैं, जब आप सयाहों को नहीं रोक पाते तो फिर इस तरह के हादसा जो है ना वो होते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, और वो है हमारे सिंध का जो सूरत हाल है इस वक्त एजुकेशन की, वो सूरत हाल क्या है इस वक्त। अगर हम बात करें जो देही सिंध है हमारा उसमें, और अगर हम शहरी सिंध की बात करें तो बहुत सारी इमारतें मखदूश हो चुकी हैं, बल्कि हमने बहुत सारी इमारतों का मैंने खुद विजिट किया है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो पढ़ने के यानी कि दाखिल होने के, बच्चों के दाखिल होने के लायक नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चों की पढ़ाई जारी है और बहुत सारी इमारतें मखदूश हो चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 234 इमारतें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 234 इमारतें देही सिंध के अंदर मखदूश हो चुकी हैं, जिसको जो है ना वो ज़ाहिर गिराने की ज़रूरत है। अब उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी, ये क्यों अभी तक चल रही है, गिराई क्यों नहीं गई, उनकी तामीरें नौ क्यों नहीं की गई। और हाँ, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने इस पर बात करने की कोशिश की तहसीन आबिदी साहिबा से, तर्जुमान है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। मैंने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके चैनल पर बात नहीं कर सकती, आपका चैनल मॉनिटरिंग में नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स क्या हैं और आप किस तरह इसको मॉनिटर करते हैं। अगर आपसे एक आम शहरी भी सवाल करेगा तो आप जवाब देने की जिम्मेदार हैं, आप जवाब से भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना होता है और आपकी जिम्मेदारी है, तर्जुमान होने की जिम्मेदारी है कि आप हर सहाफ़ी को और हर शहरी को आप बताएं और उनके साथ बात करें ताकि आप इन चीज़ों के जवाब दे सकें। आप इस तरह भी जान नहीं छोड़ा सकते, आप कहें कि भाई आपका चैनल जो है ना मॉनिटरिंग में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स आप लोगों के क्या हैं। हम लाइसेंस याफ्ता चैनल हैं और सैटेलाइट चैनल हैं और आपकी ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें लाइसेंस भी दिया है और आपकी गवर्नमेंट हमें ऐड भी देती है। बहरहाल हमारे साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जमात इस्लामी नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनको तो कराची का चप्पा चप्पा मालूम है और वो बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। वो बताएंगे हमें कि सिर्फ देही सिंध नहीं, शहरी सिंध का क्या हाल है। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की, तो आप बताएं कि सिंध गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका क्या हाल है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने का। सबसे पहले तो मुझे अफसोस हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तर्जुमान पे कि अब उन्होंने इस तरीके से जान छुड़ानी शुरू कर दी है कि आप हमारी इसमें नहीं है, आप हमारी मॉनिटरिंग पे नहीं। मतलब कोई तुक बनती है इस बात की? कोई तुक नहीं बनता हूँ कि आपका चैनल एक अच्छा चैनल है और बहुत अच्छी इसकी व्यूवरशिप है। बहरहाल
तो वो असल में जो कि जान छुड़ाना चाहते हैं और नहीं आना चाहते अवाम के सामने, तो ये वजह है। बहरहाल मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि देखिए सिंध में तो सरकारी इमारतें जितनी बनती हैं वो बनते वक्त ही मखदूश होती हैं। उनका जो जिस तरीके से उसकी तामीर होती है ना, तो वो आपने तो सारे जवाब दे दिए। जी, वो पहले दिन से ही मखदूश होती है। और आप जाके देख लें, जो इमारत इनकी 3-4 साल पुरानी भी बनी होगी ना, तो उसपे क्रैक सारे होंगे, उसकी छतें झड़ रही होंगी, उसका बुरा हाल होगा। और वो इमारतें आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि स्कूल्स की इमारतें इंटीरियर सिंध में ज्यादातर जो बनती हैं वो क्यों बनती हैं, वो बनती इसलिए है कि उसके अंदर पैसा खाया जाए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी जो कराची के अंदर मखदूश इमारतों का मसला चल रहा था ना, उसमें सईद गनी साहब ने खुद भी ये कह दिया। उन्होंने बताया कि ये मखदूश इमारतों की फहरिस्त है, इसके अंदर पूरी बेईमानी की गई है। और ये धांधली क्यों की गई है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें मखदूश इमारतें इसलिए शामिल करवा दी कि उनको इमारत खाली करवानी है और वहां पर कोई कमर्शियल प्लाजा बनाना है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है। अब ये एक नया पिंड हो रहा है, नया पिंड हो रहा है। अब आप किस चीज पे एतबार करें, मेरी तो मतलब सिंध में तो अल्लाह माफ करे ऐसा हाल हो गया है, जिस चीज में आप हाथ डालें ना उसके अंदर आपको करप्शन, बेईमानी, धांधली, 2 नंबरी, मतलब कुछ समझ भी नहीं आता क्या है। तो आप बताइए कि जो फेरिस्त बनी है ये कराची के लिए, उस पर क्या एतबार करेंगे, और जब नई फेरिस्त बनेगी उस पर कैसे एतबार करेंगे। देखे ना, यहाँ तो ये होता है कि हेरिटेज में शामिल कर दी जाती हैं बिल्डिंगें पैसे लेके, हेरिटेज से निकाल दी जाती हैं बिल्डिंगें पैसे लेके, मखदूश इमारतों की फेरिस्त में शामिल कर दी जाती हैं पैसे लेके और निकाल भी दी जाती हैं पैसे लेके। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत बड़ा माफियाई हथियार है, जो मतलब कमाने का धंधा कर रहा है पूरा का पूरा। और अब तो पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की पूरे सिंध में देख रहा है सारी चीजें। अभी सिंध में जो मखदूश इमारतों का मसला है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी बड़ी जबरदस्त सईद गनी साहब इसके हमारे मिनिस्टर हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो और वजारत तालीम सर्वे करवा लें और ये देख लें क्या है क्या। और पहले तो सभी इमारतों को करा लें, सारी मखदूश होंगी, लेकिन जिनको मखदूश करार दिया गया ना, मैं चैलेंज करता हूं कि उसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारी इमारतें वहां के लोगों ने इसकी शामिल करवा दी होंगी कि अब नया धंधा शुरू होगा, इन बिल्डिंगों को गिराया जाएगा, इन बिल्डिंगों को दोबारा बनाया जाएगा। और फिर बनाने और गिराने और बनाने के अंदर आपको पता है कि क्या क्या मतलब ये कि माशाल्लाह चमत्कार दिखाए जाते हैं। तो मतलब इसका अब सिंध और गवर्नमेंट का तो देखिए मामला ये है कि ये एक नाकाम गवर्नमेंट है बतौर गवर्नमेंट के। वैसे बहुत शानदार गवर्नमेंट है, ये कमाई का एक बहुत बड़ा मतलब इनके पास पूरा धंधा है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, वो अपना काम बेहतरीन तरीके पे कर रहे हैं। जो उनके मैं इसलिए कहता हूँ एक बात और कि देखिए अब आप इसको तो शायद डिस्कस करना छोड़ दें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को इस पैमाने पर जांचना कि इनकी कारकर्दगी बेहतर कैसे हो सकती है, ये अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। देखिए उन्होंने अच्छा काम करना ही नहीं है। 50 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में जीतते हुए, 50 साल, और 17 साल से मुसलसल इनकी हुकूमत है। और जब भी आप इनसे बात करेंगे तो क्या कहेंगे, हम ये काम शुरू कर रहे हैं, हर चीज में गा ये घी ये इनका होगा। अभी देखें वो जो हफ्ते जो नहर निकाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे, पुरानी नहर है, पुरानी नहर को दोबारा एक ठीक करके और कुछ हिस्सा उसका रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो एक धोखा इस नाम पे ये दे रहे हैं कि जी नई नहर पार के नई नहर नहीं है, वो अभी चली भी नहीं है, अभी उसका इफ्तिताह भी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो इसके अपने हमारे मुर्तजा वहाब साहब उसको बहुत बड़ा अपना कारनामा बता रहे हैं। तो लेकिन हाल ये है कि टेस्टिंग के लिए उसे पानी छोड़ा गया तो उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए। शाहराह भुट्टो साहब के नाम पर, जो बिलावल भुट्टो के नाना, मैं इस तरफ आ रहा था और आपने पहले ही जो है ना उसका नुक्ता उठा दिया। आप देख लेना, हाँ। मैं तो बता रहा हूँ इनके कारनामे। जी हाँ। बिलावल भुट्टो के नाना, शहीद बेनजीर भुट्टो के वालिद और पीपल्स पार्टी के जो है दायरे के कायद, पानी, सारी चीजें, और उनके नाम पर जो इन्होंने सड़क रखी। वैसे तो उसका नाम पहले मलिर एक्सप्रेस वे था, बिल्कुल ओरिजिनल नाम तो उसका मलिर एक्सप्रेस वे। बाहर के इस वक्त तो ये कर रहे हैं कि पूरे दिन में हर चीज पे जो है ना किसी न किसी चीज की छाप लगा रहे हैं। चलिए लगाइए, अच्छा बनाइए, लेकिन आपने ऐसी सड़क बनाई कि जो ना वो बनी और हल्का सा छींटा बारिश का पड़ा और पूरी इसकी बाउंड्री वॉल जो रह गई, गिर गई। इस तरह उस सड़क पे वो क्रैक्स देखे आपने जो उस रोड पर पड़े हैं, इतनी 34 अरब रुपए की लागत से ये ब्रिज बना है, आप पता है, ये एक्सप्रेस बना है। मैं कह रहा हूँ कि सिंध में तो वो कुछ हो रहा है कि पूरी दुनिया में नहीं हो रहा होगा। और आप मतलब इनके हर काम पे पीएचडी की डिग्री ले लें, इनकी हर करप्शन पे, हर 2 नंबरी पे आप पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हैं कि और नए तरीके हैं।
यानी मैं तो चूंकि इस मामले में जाहिर है कि केएमसी में चूंकि अपोजिशन लीडर हूँ और जी हाँ। इतने अरसे से पहले नेमतुल्लाह खान साहब के साथ था, तो इन इदारों की कारकर्दगी थोड़ी सी मेरे इल्म में नजर में रहती है। तो भाई इन्होंने तो ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं कि हर चीज पे एक थीसिस लिखा जा सकता है, हर चीज से आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप, मैं आपसे बस एक दरख्वास्त ये करूंगा कि आइंदा आप इस पर बात ना करें कि जी कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी, शहर कराची के मसाइल कैसे हल होंगे, सिंध में कैसे, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये पीपल्स पार्टी का मोटो ही नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का मसला ही नहीं है, उसको अच्छा करना ही नहीं है, उसकी लुगत में कराची को या सिंध को अच्छा करना शामिल नहीं है। सही है ना? पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, उसको यही करना चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना है कि देखिए हम चूंकि कराची में ज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं कराची की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मैं जरूर ये कहता हूँ कि कराची का निज़ाम अब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नहीं चला सकती। ये बात तमाम इदारों को अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी, यकीनन आ चुकी होगी। तो आप खुदा के लिए कराची के लोगों पर रहम कर दें, इंटीरियर सिंध के लोगों पर भी रहम करें। लेकिन वहाँ मैं चूंकि इसलिए बात नहीं कर सकता कि वहाँ पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी नुमाइंदगी का दावा करती है, अब वो नुमाइंदगी किस तरह से लेती है लेकिन अपनी जगह। लेकिन कराची में तो पीपल्स पार्टी की जो भी नुमाइंदगी है उस हवाले से कुछ भी नहीं है। हमारी नुमाइंदगी है, हम नंबर 1 पार्टी है कराची की। तो उस हैसियत से मैं आपसे कहता हूँ कि अब हमें सबको ये मुतालबा करना चाहिए कि खुदा के लिए कराची पर रहम करें, कराची का निज़ाम तब्दील करें, कराची का कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट निज़ाम इस तरह का चले जो यहाँ के हकीकी जमहूरी नुमाइंदे इसको चला सके। जब ये मसला थोड़ा बेहतर होगा, वरना अदरवाइज पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई तवक्का रखनी बिल्कुल अब नहीं। तो सैफुद्दीन साहब अगर तवक्को नहीं रखेंगे, टैक्स देते रहेंगे, भाई मैं तो अपने घर में बिजली के ऊपर भी टैक्स देता हूँ, मैं तनख्वाह लेता हूँ उसके ऊपर इनकम टैक्स देता हूँ, मैं बैंक से ट्रांजैक्शन करता हूँ उस पर टैक्स देता हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता हूँ 10% टैक्स देता हूँ, मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ 17% टैक्स देता हूँ, और अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ वहाँ पर मैं 15% सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भी देता हूँ। तो अब मुझे बताएं कि तमाम तर टैक्सेस देने के बावजूद रोड टैक्स मैं देता हूँ, अजक वाली नंबर प्लेट मैं 2000 की बनवाता हूँ, गाड़ी के लिए 2400-2500 की बनवाता हूँ, और फिर फिर मैं पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे भी देता हूँ, फिर उसको तब्दील करने के पैसे भी देता हूँ, मैं चलान के पैसे भी देता हूँ, मैं सब कुछ सारे टैक्सेस देता हूँ। उसके बावजूद भी अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि वो नाअहल है और हम खामोश हो जाएं, तो इस तरह तो हम मर जाएंगे। नहीं, खामोश होने का तो देखिए सवाल ही नहीं। हमने उसकी मिसाल कायम की है। देखिए आप टैक्स जो दे रहे हैं ना, वो तो आपका काम है, आप दें, क्योंकि आप अवाम है। यहाँ 2 पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान। एक वो पाकिस्तान है जो टैक्स देता है, जो शाम को घर जाता है तो डब्बों में पानी भरता है, जो जाता है तो लोड शेडिंग घर में नजर आती है, गैस मौजूद नहीं होती, उसकी सड़क टूटी हुई होती है। वो जब घर जाता है तो कचरे के ढेरों के पास से गुजर रहा होता है, वो जब घर जाता है तो नालों के पास से गुजर रहा होता है, हटे हुए नाले होते हैं। वो जब बेचारा घर में होता है, अगर बारिश हो जाए तो वो एंजॉय नहीं करता, बल्कि बिजली भी चली जाती है, नाला भी उबल आता है। वो अपने घर जब जाता है तो ईंटें रखकर जो है अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है, और गटर उसके पीछे बह रहा होता है। तो इस मंजर में वो रह रहा होता है और टैक्स दे रहा होता है। दूसरा तबका वो है जो हम सबका टैक्स जमा करता है और फिर उसको मजे से हड़प करता है, शानदार बंगलों में, शानदार इमारतों में रहता है, शानदार ऑफिस। आप इनका ऑफिस जाके देखें, जैसे हर आदमी का इनका ऑफिस देखें। मैं कहता हूँ आप हमारे मेयर साहब का दफ्तर देखें, और जितने दफ्तर इनके डिप्टी मेयर का देख लें, वजीर आला का देख लें, हमारे सईद गनी साहब के दफातर जाके देख लें, कई दफातर उनके हैं। और दफ्तर में जाके आपको लगेगा कि मतलब शायद इंग्लैंड में भी ऐसे दफ्तर नहीं होते होंगे। तो ये 2 पाकिस्तान है, इससे हम, लेकिन इसका वाहिद हल ये है जद्दोजहद। जमात इस्लामी ने जो जद्दोजहद कराची में शुरू की हुई ना, हक दो कराची के नाम से, वो जद्दोजहद लोगों को उम्मीद दिलानी है, लोगों की क़यादत करनी है, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश भी करनी है, और इन लोगों की जो बेईमानियां हैं, जो करप्शन है, जो बद इंतजामिया है, उसको हमें लोगों के सामने एक्सपोज भी करना है। लोगों को इस काम के लिए भी तैयार करना है कि भाई भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी ना गुजारें, हमारी और आपकी नस्लों का सवाल है। उन सबको इसी शहर में रहना है, कराची में रहना है, सिंध के अंदर रहना है। तो फिर हमें अपने लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। थोड़ी सी जद्दोजहद करेंगे तो क्या होगा कि मसाइल पिछले कई दिनों से जद्दोजहद, मुझे वो एहतजाज भी याद है और मैं उस एहतजाज में मौजूद भी था, मैंने कवर भी किया, जब हाफिज नईमुर रहमान साहब असेंबली में 29 दिन बैठे थे, शदीद बारिशों में, सर्दियों के दिन थे। उसका नतीजा क्या निकला? देखिए उसका नतीजा बहुत अच्छा। एक तो ये निकला था कि बल्दियाती जो निज़ाम था ना, वो इतना बदतरीन निज़ाम, इस वक्त भी ये बदतरीन,
लेकिन कुछ थोड़ी बहुत उससे बेहतरी आ गई थी। देखिए, एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी की ये एक आदत रही है, बहुत अच्छी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन वो जो उनका एक ऊपर वाले का फरमान है ना उनके, कि ये जो वादे वईद होते हैं, ये मुआहदे, ये क्यों कुरान और हदीस नहीं होते। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने वो सारे मुतालबे जो हमने रखे थे उसको आकर खुद पढ़कर सुनाया एहतजाज में और ऐलान किया कि हमने ये सारे जो मुतालबात हैं ये मान लिए हैं, लेकिन उन्होंने बाद में उस पर अमल दरामद नहीं करवाया। चंद मुतालबों पर अमल हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये कि पीपल्स पार्टी ने मेयर अपना मुसल्लत कर लिया। मुतालबों पर अमल ये हुआ कि वाटर बोर्ड का सरबराह कराची के मेयर को बना दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट का सरबराह कराची के मेयर को बना दिया, और बहुत सारी जो बॉडीज है कराची के हवाले से उसमें मेयर को डाल दिया। लेकिन फिर किया ये कि सब कुछ करके मेयर अपना मुसल्लत कर दिया। तो अब क्या उन्होंने कहा कि अब और जो है मतलब मुतालबे करो और जो भी है, तो बहरहाल लेकिन देखिए जद्दोजहद तो मुसलसल करनी पड़ेगी ना। इंसान है और इंसान का काम ये है कि भाई मतलब हार ना माने, अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करे। पूरी दुनिया में लोगों ने जिन्होंने भी अपने हकूक हासिल किए जद्दोजहद करनी पड़ी है। दुनिया इसी कशमकश का नाम है, अच्छाई और बुराई की कशमकश का नाम है। बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको, और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो एक दिन भी बददिल नहीं होते, हम तो एक दिन भी मायूस नहीं होते। अल्लाह की ज़ात से हम पूरी उम्मीद रखते हैं और हम जद्दोजहद कर रहे हैं और यकीन रखते हैं इस बात पर कि इंशाअल्लाह जद्दोजहद जरूर कामयाब होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर लोग और कराची की तो एक कसीर तादाद जो है वो जमात इस्लामी जो कुछ कह रही है उसको सही समझती है। और अब हमारे जो टाउन्स हैं, हमारी जो यूटीज हैं, वो जो उनको करके दिखा रही हैं कि जो उनके इख्तियार के अंदर नहीं है, नए नए आइडियाज, नई नई चीजें, चाहे वो एनवायरनमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो सीवरेज के हिसाब से हो, जो उनके इख्तियार में है उससे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर के लोगों को पता लग गया है कराची में, और इंशाल्लाह जद्दोजहद अगर चलती रहेगी तो जरूर कामयाब होगी, अल्लाह चाहेगा तो। बहुत शुक्रिया, आप हमें प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे और आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि कराची में कहाँ कहाँ कितनी क्या क्या मसाइल हैं। आपने तो पूरा एक पिंडारा खोल दिया जिसमें बताया कि भाई कराची की जो यानी कि पाकिस्तान सिंध की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर हम सिंध की बात करें तो आप देही सिंध या शहरी सिंध में जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो इमारतें हैं स्कूल्स की, वो 200 से ज़्यादा इमारतें ऐसी हैं जो मखदूश हैं। उन्होंने कहा वो तो पहले दिन से मखदूश हैं। आप इमारतों में जाएं और किसी दिन यकीनन ये बात समझ में आएगी कि एक जुल्म की एक हद होती है और जुल्म हमेशा जो है ना वो कायम नहीं रहता। 17 साल से आप यहाँ पर बराजमान हैं और 17 साल में आपकी परफॉर्मेंस ये है कि स्कूल्स की इमारतें मखदूश हैं। आपके जो साथीज़ा हैं, नए भर्ती होने वाले तो नहीं, लेकिन जो पुरानी भर्ती शुदा आपके साथीज़ा हैं, वो उनको आपका कोई स्क्रूटनी नहीं है, उनका कोई टेस्ट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनको जो है ना वो कौमी तराने तक जो है वो याद नहीं होते। वो बच्चों को मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। कई कई दिन तक वो स्कूल्स नहीं आते। किस तरह आपका निज़ाम चल रहा है? पूरे कराची के रोड टूटे हुए हैं, मस्जिदों के आगे जो है वो गटर बह रहे हैं। अगर सुई गैस ने अगर जो है वो लाइन खोद दी है तो उसकी बनाने की जिम्मेदारी जो यूसीस पर केएमसी और टीएमसीस के ऊपर थी, उसके पैसे आपको चुका दिए गए हैं। तकरीबन 11 अरब रुपए अभी तक आपने उनके ऊपर कोई काम नहीं किया और वैसे के वैसे खुदे हुए हैं। अब पता नहीं कब ठीक होंगे। शारे भुट्टो, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम को वहाँ पर जो है वो लगाया और एक बानी जो पीपल्स पार्टी के बानी हैं मोहतरमा के वालिद, उनका आपने नाम जो है ना वो एक बारिश में बहा दिया, एक बारिश में। और वो बारिश जो कराची में चंद मिनट होती है, वो चंद कतरे जो है वो भुट्टो साहब का नाम बहा ले गए आपकी कारकर्दगी की वजह से और आपकी इन गफलतों की वजह से कि 34 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमारे टैक्सेस के पैसों से बना है, उसका ये हाल है कि उसको एक बारिश वो सह नहीं पाता। कल को अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ज़्यादा पानी भी आएगा, फिर ज़्यादा पुल बहेगा और ये भुट्टो साहब का नाम ज़्यादा बहेगा। तो बराए मेहरबानी अपने नामों को कम से कम बचाएं। और अगर आप इतने बड़े बड़े नाम से आप सड़कें मंसूब करते हैं तो सड़कों की क्वालिटी भी उनके नाम के हिसाब से, जितना ऊंचा उनका नाम है, सड़कों की क्वालिटी भी उतनी ही ऊंची रखें, ताकि वो नाम जो है जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, बहुत एहतराम से नाम लेते हैं, उन नामों का आप जो है ना वो इस तरह एक बारिश में ना बहें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।